हेलो बच्चों। कक्षा 10 के साइंस के जो चैप्टर 1 को हम पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हमने अभी तक जो पढ़ दिया है वो हमने यहाँ पे क्रियाकलापों में भी किए हैं। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, तो ये क्या क्या इसके बारे में है, तो इस तरीके का सारा आपको यहाँ पे इसके जो पहला लेक्चर हमने किया तो उसमें है। उनको कैसे लिखा जाता है और इनके संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है और इन्हें कैसे संतुलित किया जाता है, तो वो सारा हमने डिटेल चैप्टर 1 में जो हमारा पहला पीटी है उसमें हमने कंप्लीट कर दिया है। और इसको जो इसकी जो विधियां हैं, इसको बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए, तो किस तरीके से हमने संतुलित करा है तो वो भी वहाँ पे बताया है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने वहाँ पे कवर करे हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यहाँ पे हमने संयोजन आपको बताया था, संयोजन अभिक्रिया किस तरीके की होती है और किस किस के बीच में ये होती है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी वहाँ पे कवर्ड है। और वियोजन के जो अपघटक हैं या वियोजन अभिक्रिया जो है वो भी वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। और क्या होती हैं वियोजन अभिक्रिया, वहाँ पे हमने इसके बारे में कंप्लीट आपको वहाँ पे बताया है। इसके आगे ये सारी चीज़ें वहाँ पे कवर्ड है। अब हम इस लेक्चर में आपको कंप्लीट करने वाले हैं विस्थापन 1.2.3। जो विस्थापन अभिक्रियाएं हैं ये क्या होती हैं, तो ये कर रहे हैं। तो इसके लिए एक परीक्षण है, क्रियाकलाप, वो देखते हैं। लोहे की 3 कील लीजिए, उसमें से रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। ए तथा बी को चिन्हित करते हुए 2 परख नलियाँ लीजिए। परख नली 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। 2 कीलों को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली में कॉपर सल्फेट का विलयन लगभग 20 मिनट तक डुबा के रखिए। तुलना करने के लिए एक कील को अलग रखिए। 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल दीजिए। परख नली ए तथा बी कॉपर सल्फेट के विलयन में नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई कीलों को कील की तुलना बाहर रखी कील से कीजिए। तो इस तरीके का है। यहाँ पर ये परख नली है, वहाँ पे एक धागे की तरफ से कॉपर सल्फेट का ये विलयन है यहाँ पे, और लोहे की 2 कीलें इसमें गड़ी हैं। ये लोहे की कील है और ये कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई लोहे की कील है। कॉपर सल्फेट का विलयन यहाँ पे परख नली के अंदर है। ये परख नली के स्टैंड पर ये परख नली का स्टैंड और अभिक्रिया का मिश्रण ये परख नली में आ जाएगा। प्रयोग से पहले तथा उपरांत लोहे की कील में कॉपर सल्फेट की विलयन की तुलना कीजिए। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया, यहाँ पे जो लोहे की कील है इसका रंग भूरा हो जाएगा, क्यों हो गया। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला, रंग महीन क्यों पड़ गया, और इसका जो रंग ये नीला था ये बाद में यहाँ पे महीन पड़ गया, फिर नीला रंग हट गया, क्यों पड़ गया। तो इस क्रियाकलाप में हमने निम्नलिखित अभिक्रिया हुई है। हमारे पास लोहे की कीलें थी, वो आपका फेरस है, और यहाँ पे CuSO4 कॉपर सल्फेट का जो हमारे पास विलयन है। यहाँ पे जो हमारे अभी रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होती है, इससे बनता है हमारा आयरन का सल्फेट। ये आयरन है, ये सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और हमारे पास कॉपर सॉलिड फॉर्म में हमारे पास अलग हो जाएगा। यह अभिक्रिया में लोहा आयरन जो दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर हटा दिया है, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे पास 2 धातुएं थी, जैसे ये आयरन और कॉपर। तो कॉपर सल्फेट के विलयन को हटाकर यहाँ पे आयरन सल्फेट का जो विलयन बन जाता है और कॉपर का जो मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है आयरन का कॉपर के साथ। इस अभिक्रिया में हमने ये विस्थापन, इस तरीके की जो जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी उन्हें कहेंगे हम विस्थापन अभिक्रियाएं। यहाँ देखो ये जिंक का जो सॉलिड मॉलिक्यूल है वो हमने कॉपर सल्फेट के विलयन से बना, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट करके एक विलयन बन जाएगा, इससे हमारे पास कॉपर सेपरेट हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके से विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पे हमारे पास लेड का सॉलिड फॉर्म है, हमने कॉपर
यहाँ पे कॉपर क्लोराइड का, यहाँ पे सल्फेट नहीं है, यहाँ पे देखिए कॉपर क्लोराइड का हमारे पास विलयन है, यहाँ पे हमारे पास लेड क्लोराइड का हमारे पास विलयन बन जाएगा और हमारे पास कॉपर सेपरेट हो जाएगा। जिंक तथा लेड, यहाँ पे अभी हमारे पास 1.2.4 में है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें यहाँ पे इसी से आपको पता चल रहा है द्विविस्थापन मतलब दो बार जब विस्थापन होता है तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल है, चित्र में दिखा रखा है। सोडियम सल्फेट विलयन को युक्त एक परख नली है, इसमें क्या है, सोडियम का सल्फेट NaSO4, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड विलयन युक्त परख नली है, इसमें क्या है, बेरियम क्लोराइड, इन दोनों को यहाँ पे मिला रहे हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए, एक अन्य परख नली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लीजिए, दोनों विलयन को जैसे चित्र में मिला रहे हैं। आपने क्या देखा, तो आगे देखते हैं इसमें क्या देखा। आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, जिसे अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हम 2-3 शब्दों को क्लियर करेंगे। जैसे अवक्षेप, जब हमने जो विलयन बनाया है और जो जल में अविलेय है, इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जैसे कोई रिएक्शन होता है, यदि वो उससे कोई पार्टिकल निकलते हैं और वो उसमें विलय घुलता नहीं है, अविलेय है, तो वो क्या कहलाएगा, अवक्षेप कहलाएगा। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जिन भी रिएक्शन में इस तरीके का रिएक्शन होगा जिसमें कोई अवक्षेप निकलेगा जो उस विलयन में घुलेगा नहीं, तो उसे अविलेय अवक्षेप कहते हैं और वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट का ये हमारे पास विलयन है और BaCl2 बेरियम क्लोराइड का भी हमारे पास एक विलयन है। तो यहाँ पे बेरियम का एक सल्फेट बन जाएगा सॉलिड और यहाँ पे बन जाएगा NaCl। तो NaCl सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे हमारे पास एक अवक्षेप आ जाएगा और बेरियम सल्फेट का हमारे पास भी एक ये अवक्षेप आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, जो Ba इसके 2 डोनर हैं इलेक्ट्रॉन तथा सोडियम के भी 2 रिसेप्टर हैं, यहाँ पे एक्सेप्टर हैं। तो यहाँ पे Ba का हमारे पास डोनर हैं और इसके पास हमारे पास 2 एक्सेप्टर हैं कि अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। तो ये अवक्षेप क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा पूरा इक्वेशन, जिससे ये किसी के साथ अविलेय नहीं होगा। BaSO4 का एक अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं, इनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक बार, जो विलयन में ही रहता है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आयनों का आदान प्रदान हुआ, किसके, बेरियम के और सल्फेट के। BaSO4 एक अवक्षेप का निर्माण होता है और जिसमें अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपन अभिक्रियाएं कहते हैं। और दूसरा यहाँ पे जो विलयन में ही रहता है, यहाँ पे एक अन्य उत्पाद जो बनता है, यहाँ पे बनता है सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, यहाँ पे ये वाला 2NaCl, जिससे क्या होता है, जो विलयन में ही रहता है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का, यहाँ पे आयन मेंशन थे, ये वाले आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया है कि द्विविस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं। क्रियाकलाप 1 पर ध्यान दें, जिसमें आपने लेड और नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को मिश्रित किया था। अवक्षेप किस रंग का था, क्या आपने अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं। इस अभिक्रिया में संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, क्या यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो आप क्रियाकलाप 1.2 में ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप
यदि हम यहाँ पे आपको 1.2 क्रियाकलाप में लेके चलते हैं, यहाँ पे आपके पास 1.2 तो यहाँ पे क्रियाकलाप पे है जहाँ पर आपको दिया है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड को मिलाने पे विलयन में मिश्रित होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम कुछ क्वेश्चन देंगे, तो इसको आप 1 मिनट। माँ कौन थी? ठीक, यहाँ पे एक क्रियाकलाप 1.2 यहाँ आपको पीछे मिल जाएगा, जिसमें आपने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिश्रित किया था। तो अवक्षेप, इसमें 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं। अवक्षेप का रंग क्या था? क्या यह अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं? इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो जो हमारे पास लेड नाइट्रेट है और हम इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम इसका रिएक्शन करेंगे, तो लेड नाइट्रेट आपका जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा PbNO3। तो NO3 के आप रिएक्शन करेंगे और दूसरे हमारा हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड, तो Ki। तो यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगा वो आपका निकल जाएगा PbI2। हमारे पास लेड आयोडाइड का एक पार्टिकल निकल जाएगा और हमारे पास KNO3 का एक विलयन निकल जाएगा। यदि आप यहाँ पे यदि आप इस रिएक्शन को लिखेंगे तो इस तरीके का हो जाएगा। यदि हमें आप यहाँ पे अवक्षेप का
यहाँ पे संतुलित समीकरण की बात करेंगे तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे कि पीबी एंड नाइट्रेट का जो पीबी की जो वो है तो और पार्टिकल उसके साथ NO3 के 2 पार्टिकल का साथ रिएक्शन होगा और के आई के हम 2 के आई का वो लेंगे जिससे हमारे पास ट्वाइस के NO3 NO के लिए हमारे पास 2 चाहिए जब वह के आई के साथ रिएक्शन करेगा और हमारे पास PbI2 का एक सॉलिड बन जाएगा और 2 के NO3 के हमारे पास एक एक्वा विलयन बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके का इनका बैलेंस समीकरण हो जाएगा। क्या यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है? बिल्कुल, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया हमारे पास यहाँ पे 2 पार्टिकल बन रहे हैं PbI2 और KNO3 यहाँ पे इसमें 2 विस्थापित हो रहे हैं। और अवक्षेप का रंग क्या था और यह यौगिक का नाम बताइए। तो यहाँ पे हमारे पास PbI2 आयोडीन और लेड का जो मिक्सचर है उसका जो कलर होगा वो लेड और आयोडीन और लेड का जो कलर है वो आपको पीला मिल जाएगा। पीले कलर का हमारे पास यहाँ पे रंग अवक्षेप का रंग आ जाएगा। किसके कारण? लेड और आयोडीन के कारण। अब यहाँ पे 2 शब्द और दिए हैं, उपचयन और अपचयन, इनके बारे में बात करेंगे। चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए। यहाँ पे चित्र में दिखा रहा है जैसे कि ये एक जाली है, यहाँ पे एक लैंप है, बर्नर है, यहाँ से चल जाएगा और ये चाइना डिश है और इसके अंदर आपको कॉपर का चूर्ण आपको गर्म करना है। कॉपर के चूर्ण का सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? तो कॉपर चूर्ण जब सतह पर कॉपर ऑक्साइड का बन जाता है, जब ये गर्म होगा तो कैसे बनेगा? C2C2 टू, दो ये कॉपर के 2 पार्टिकल हैं और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके 2CO बना देते हैं। कॉपर ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे बनाया देगा। यदि इस गर्म पदार्थ को 2CO को ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाएगी, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। यहाँ पे हम यदि इसमें हाइड्रोजन गैस मिलाएंगे तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस का और ताप के साथ ये मिलाएंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा, H2O हमारे पास एक जल का ये पार्टिकल यहाँ पे बन जाएगा। बहुत आसान है। तो इस समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं उसका अपचयन हुआ है, उसका उपचयन हुआ है, सॉरी यहाँ पे उपचयन हुआ है। और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे कहते हैं उसका अपचयन हुआ है। तो दोनों शब्द यहाँ पे क्लियर है। जब किसी अपचयन और उपचयन था, उपचयन तो उपचयन होंगे जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, जैसे ये COO है, यहाँ पे इसका उपचयन हुआ है और जब ये यहाँ हाइड्रोजन से मिलके यहाँ पर इसका अपचयन हुआ, यहाँ से इसके ऑक्सीजन गायब होके तो ये हट गया। तो यहाँ पे समझे उपचयन और यहाँ पे अपचयन। ये दोनों शब्द सिंपली आपको याद ये रखना है कि जब ऑक्सीजन किसी पदार्थ में बढ़ता है तो उस समय उस क्रिया को उपचयन हुआ है और यदि उसके ऑक्सीजन की मात्रा उस पदार्थ में घटती है तो उसका अपचयन हुआ है। तो दोनों शब्द यहाँ पे क्लियर है। अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए यह अपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए इसका उपचयित हुआ है। तो ये क्लियर है यहाँ पर। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं में उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम है रेडॉक्स अभिक्रियाएं, जिसमें उपचयन अपचयन होता है। यहाँ पे देखो इस पूरे रेशियो में अपचयन हुआ है। क्या हुआ? यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है और यहाँ पे H2O में यहाँ पे देखो उपचयन हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ा, इधर केवल H था
और यहाँ पे H2। तो इस वाले रिएक्शन में हम देखेंगे तो उपचयन हुआ है, यहाँ पे अपचयन हुआ। ऑक्सीजन का ह्रास होना, ऑक्सीजन कम हुई और यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ी। यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 0 हो गया। रेडॉक्स अभिक्रियाएं कुछ अन्य उदाहरण जैसे ZNO एंड कार्बन के साथ मिलाएंगे, यहाँ पे ZNO यहाँ पे हो जाएगा हमारा अपचयन और यहाँ पे उपचयन। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बढ़ गया, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन घट गया। इसी तरीके से इस रिएक्शन को भी आप देख लेंगे। तो ये सारे इस तरीके के हैं। यहाँ पे आप एक क्रियाकलाप भी पढ़ लेंगे। आगे हम देखते हैं कि क्या आपने दैनिक जीवन में अपचयन उपचयन के प्रभाव को देखा है। यहाँ पे आपने देखा ही होगा, इस तरीके के रिएक्शन प्रकृति में होते रहते हैं और आप डिटेल में इन बुक्स को पढ़िए, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। हम आगे के इस 1.3.1 को क्लियर करते हैं। संचारण क्या होता है। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे से बनी वस्तु चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उनमें लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये मेरे ख्याल से आपने घरों में देखा भी होगा। यदि कोई आपके पास लोहे की धातु है और जैसे आपकी खिड़की दरवाजे, यदि कोई भी लोहे का है, तो पहले में बहुत चमकीला होता है, कुछ दिन वो खुले हवा में या पानी में रहने पे उस पर भूरे रंग का एक पदार्थ की एक परत, लालिमा युक्त भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। आप बिल्कुल, आपको पता हो, इस प्रक्रिया को लोहे पे जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तांबे पर चढ़ने वाली परत को ध्यान दिया है। कुछ धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आते हैं, तब ये संचारित होती है और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। तो आपने यहाँ पे समझ, यहाँ पे इसी संचारण का जो परिभाषा हुई यही है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में, या तो किसी अम्ल के, एसिड के संपर्क में आएगा, या फिर आर्द्रता, नमी के संपर्क में आके तब ये संचारित होती है और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। उसमें संचारण हो जाएगा और तब उसे, इस प्रक्रिया को संचारित हो जाएगा और इसको संचारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण के अन्य उदाहरण है। तो यदि आपने चांदी देखा होगा तो चांदी काले रंग का हो जाएगा, उस पर काली परत लगेगी, और तांबे के ऊपर एक हरी परत चढ़ जाती है, तो उसे संचारण कहते हैं। लोहे पे उसमें लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। संचारण बेसिकली उस धातु का क्षयन होता है, वहां पे उसका संचारण होता है। मीन्स उस धातु पे उसका क्षरण होता है, उसकी कमी होना। संचारण का मतलब वही है। क्षरण का मतलब जैसे कोई धातु कम होती है तो उसमें, उस धातु से उसके जैसे कोई एसिड हो गया या नमी से उस पे जंग लगे, उसका संचारण हो गया। तो इस तरह के संचारण के कारण कार के ढांचे, पुल में लोहे की रेलिंग, जहाज में धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संचारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने के लिए हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संचारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। अभी हम इसके बारे में डिटेल में लगभग तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो विकृति गंधिता, ये भी एक है, विकृत गंधिता। यहाँ पे वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तब उसका स्वाद या तो गंध कैसी होती है। अपचयित होने वाले तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्री को उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन जैसी गैस, सक्रिय गैस में युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो, उसका क्षरण ना हो, उसमें ऑक्सीडाइजेशन उसका ना हो, उपचयन, और जिससे वो खराब ना हो।
तो यहाँ पे कुछ पर्सन है, जब लोहे की कील और कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या बताया था, लो वहाँ पे फेरिक सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाता है, जिससे वहाँ पे कॉपर सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से उसका बदलता था। क्रियाकलाप में आपने द्विविस्थापन के उदाहरण यहाँ पे मीन आप वहाँ पे लिख लेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, जब वहाँ पे दो दो पार्टिकल दोनों ही विस्थापित होते हैं। जैसे इसी में ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यदि आप देखेंगे तो इसमें। और उदाहरण यहाँ पे आप ऊपर से लिख लेंगे। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में आपने अपचयित और उपचयित की पहचान कीजिए। तो जैसे निम्न अभिक्रिया में यहाँ पे क्या हो रहा है, Na था, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल थे और इधर सोडियम के साथ, तो यहाँ पे ये अपचयन हुआ है, ऑक्सीजन का बड़ी है और यहाँ पे ऑक्सीजन का है नहीं। तो यहाँ पे यदि दूसरे में देखेंगे, एक बार आपको यहाँ पे क्लियर करा लें, अपचयन और उपचयन में आपको क्लियर होगा। उपचयन देखो यहाँ पे जब कोई पार्टिकल के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसे उपचयन कहते हैं, और जब ऑक्सीजन हटता है उसे अपचयन कहते हैं। अपचयन मतलब यहाँ पे परिभाषा भी थी, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए यह अपचयित हुआ है, और ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए इसे उपचयन। तो उपचयन मतलब जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अपचयन मतलब जब ऑक्सीजन कम होती है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको लग रहा होगा जैसे Na यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो इसको कहेंगे उपचयन। और ये ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, उपचयन। और यहाँ पे ऑक्सीजन जब कम होगा तो उसे कहेंगे अपचयन। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ तो कोई जुड़ा नहीं, इस वाले रिएक्शन से आप और भी क्लियर हो जाएंगे। CO यहाँ पे हमारे पास Cu बना, ये हो जाएगा हमारा ह्रास हुआ है अपचयन, और यहाँ पे उपचयन। तो ये दोनों आप यहाँ पे पदार्थ की पहचान कीजिए। आपने क्या सीखा, आपको इसको अधिक से इसे पढ़ना है। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद प्रतीकात्मक रूप से उनके भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। आपने सीखा है रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिसमें समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही ओर रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है, ये बिल्कुल आपने ये भी सीखा है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, इन्हें संयोजन आपने ये पढ़ा है। वियोजन में आप क्या देखें, इसके विपरीत होता है, जो एकल वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। कोई भी पदार्थ है वो अलग अलग भागों ये वियोजन हो जाएगा। जिन अभिकारकों में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जब कोई एक दूसरे तत्व के साथ यौगिक में विस्थापित कर देता है उन्हें विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणुओं का समूह आयन का आपस में आदान प्रदान होता है, तो इसे द्विविस्थापन कहते हैं। जब आयन का अवक्षेपण भी आपने यहाँ पे पढ़ लिया ना कि अविलेय लवण प्राप्त होता है तो उसे अवक्षेपण कहते हैं, जो लवण रहता है उसे अवक्षेप कहते हैं। अभिक्रिया में पदार्थ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का अपचयन कहलाता है। योग, यदि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या होगा, ह्रास, तो उसे उपचयन कहेंगे, और जब उसमें वृद्धि होगी तो उसका अपचयन कहेंगे। तो ये अभ्यास है, इनको आप एक बार कर लीजिए। कोई दिक्कत आएगी तो आप
में कमेंट कर लीजिए, हम इस चीज़ में आपकी मदद करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए।